गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको वर्णांधता बताई थी। वर्णांधता एक प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जब दोनों जो एलील्स हैं वो अप्रभावी आते हैं तभी व्यक्ति पीड़ित होता है, फीमेल के केस में और मेल के केस में, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। एक ही एक्स अगर अप्रभावी हो जाए तो वो व्यक्ति जो है वो मेल जो है पीड़ित होगा। तो मैंने आपको ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी थी। इसमें अगर हम इसे बनाएं तो देखिए, फर्स्ट हमें मिलेगा एक्स एक्स सी, यानी इसमें एक का प्रभावी जीन है और एक नॉर्मल जीन है, तो ये फीमेल है। ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल होगी, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होगी। दूसरे की हम बात करें एक्स एक्स सी, इसमें भी सेम सिचुएशन होगी, यानी इससे दो फीमेल्स बने और दोनों की दोनों वाहक हैं। आपका जो है ये कैरियर हैं। एक पीढ़ी अभी नहीं तो अगली पीढ़ी में लेके जाएंगे। मेल की बात करें तो मेल दोनों की दोनों नॉर्मल इसमें होंगी। तो इसका आंसर होगा कि इसमें दो वाहक फीमेल बनेंगी। ये दो वाहक फीमेल हैं, जो मेल है वो नॉर्मल है। मेल क्या है? नॉर्मल है। दो मेल हैं, ये नॉर्मल है। अब इसमें एक टर्म आप बार बार सुनते आ रहे हो, रिसेसिव ट्रेट, अप्रभावी गुण है, प्रभावी गुण। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अप्रभावी कौन होते हैं, जिसमें कैपिटल आर आर नॉर्मल होता है, नो डिजीज़, कैपिटल आर और स्मॉल आर आने पर ये वाहक होता है, स्मॉल आर आने पर ये पीड़ित होता है। और डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं ये तभी, ये दो कंडीशन में पीड़ित हैं, आर आर और आर स्मॉल आर। डोमिनेंट ट्रेट्स में आप देख रहे हो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों पीड़ित हैं, जबकि स्मॉल आर नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट ट्रेट्स इसीलिए हर पीढ़ी में आपको दिखाई देता है, जबकि रिसेसिव ट्रेट्स आपको हर पीढ़ी में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन वाहक बन जाती है। अगर ये कंडीशन आ भी जाए, केवल इस कंडीशन में व्यक्ति पीड़ित होता है, तो ये आपको याद रखना। दूसरा हमारा जो ट्रेट्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्स लिंग अप्रभावी लक्षण हीमोफीलिया। यह भी एक अप्रभावी लिंग से अलग रोग है। इसमें क्या होता है, रक्त को जमाने में जब हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो जो ब्लीडिंग होती है उसकी कोगुलेशन के लिए फैक्टर्स जो होता है वो फैक्टर नहीं बन पाता है, और उस फैक्टर को बनाने वाला जीन हमारा एक्स एक्स क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, तो रक्त का स्कंदन बहुत देर में अथवा होता ही नहीं है, तो रोगी के शरीर में एक छोटा सा घाव भी जानलेवा साबित हो सकता है। और महारानी विक्टोरिया के अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रसित थे। ठीक है, यह जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन है। जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस बताया था, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रोगी में लाल और हरे रंग को वो नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है, रेलवे में नौकरी नहीं मिल सकती है, इसको जो है क्योंकि ये कलर नहीं पहचान सकता, इसको पुलिस में नौकरी नहीं मिल सकती है। इसको मैंने बोला ना आपको कि इसको आपका जो रेड और ग्रीन कलर है ये येलो नज़र आते हैं। ठीक, अब हीमोफीलिया की बात करें तो ये भी सेम ही केस है। इसमें भी देखिए जो एक्स एच है तभी ये हीमोफिलिक मादा होगी। अगर एक्स और एक्स एच है तो ये नॉर्मल होगी लेकिन वाहक होगी। ठीक है, एक्स 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 नॉर्मल है, एक्स वाई नॉर्मल पुरुष है। पुरुष के केस में अगर ये एक्स अगर नॉर्मल वाला एक्स है तो नॉर्मल, हीमोफिलिक एक्स आ गया तो ये तुरंत हीमोफिलिक हो जाएगा। इसमें भी मैंने एक क्रॉस बनाया है कि माँ वाहक है, पिता सामान्य है। तो इसमें जो पेडिग्री जो हमें कंडीशन मिली उसको मैंने पेडिग्री चार्ट से शो किया है। देखिए जो इसमें एक सिंबल आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑटोजोमल में हम इसको हाफ सर्कल कर रहे थे वाहक के लिए, यहाँ पे ये सेक्स लिंक्ड है तो हम इसके केवल बीच में एक सर्कल बनाते हैं, ये सिंबल है। तो ये वाहक है और ये नॉर्मल है, तो इनके चार जो है प्रोजेनी हुई, इसमें से दो जो है नॉर्मल है, मेल फीमेल, ये वाहक है, और ये जो पुत्र है ये डिजीज़ इसको होगी, क्योंकि मेल में आप जानते हैं तो नॉर्मल होगा या डिजीज़ होगा, फीमेल की केस में तो नॉर्मल होगी या वाहक होगी या डिजीज़ होगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, अभी तक हमने पढ़े थे आपका, इसमें एक्स सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की हम बात करें, और मेनली हम इसमें एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स गुणसूत्र की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स में आप देखिए मैंने एक पेडिग्री बनाई है, ये पेरेंट्स हैं,
तो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो ये, क्योंकि ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, तो डोमिनेंट ट्रेट्स में मैंने आपको बोला या तो दोनों कैपिटल ए भी पीड़ित होंगे, एक कैपिटल ए स्मॉल ए भी पीड़ित होगा। तो ये क्योंकि पीड़ित है हम इसको दोनों जीनोटाइप से दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल है, प्रभावित है, इसको रिसेसिव से दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये देखिए आप, इसमें फर्स्ट जनरेशन में सारी फीमेल है। ध्यान से सुनिए, इसमें फर्स्ट जनरेशन में सारी फीमेल है, यानी कि फादर ने अपना एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स को दिया है। और फादर, क्योंकि फादर क्या है, क्योंकि जो है फादर पीड़ित है, यानी अगर वो हीमोफिलिक है तो वह XHY होगा, अगर वो कलर ब्लाइंडनेस वाला है तो XCY होगा। देखिए अगर फादर है तो वह XHY होगा, है ना। तो इसमें आप जानते हो कि जो XH है ये सारी अपनी डॉटर को देगा, Y तो सारे सन में जाएगा। देखिए ये क्रिस, इसमें एक मैं नई टर्म आपको बताना चाहती हूँ, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न यानी जब फादर से सारे लक्षण डॉटर में जाते हैं, और ये तभी होता है जब वो जो लक्षण है वो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहली पीढ़ी में, क्योंकि इसने सारे एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर्स को दिए, सारी डॉटर्स इम्पैक्टेड है। नेक्स्ट पीढ़ी में भी आप देखिए कि 1 और 2 डॉटर्स हैं, और उससे अगली पीढ़ी में 1 2 3 4 डॉटर्स पीड़ित है। तो इसमें मेल्स और फीमेल की फ्रिक्वेंसी बराबर ना होकर डॉटर ज़्यादा पीड़ित है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर फादर से डॉटर में जा रहा है तो वो एक डोमिनेंट ट्रेट्स है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स के केस में पुत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप बिल्कुल कंठस्थ इसको याद रखना है कि अगर एक्स का डोमिनेंट ट्रेट है तो उसमें महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होंगी, और एक्स का रिसेसिव ट्रेट है तो उसमें पुरुष ज़्यादा पीड़ित होंगे। जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड पुरुष ज़्यादा होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पर कंपैरिजन करें पुरुष की तो महिलाएं कम होती हैं। अगर हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये जितने भी आपको ये क्लीन नॉर्मल दिख रहे हैं ये सब रिसेसिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट में ये दोनों कंडीशन में पीड़ित होगा, यानी ए और ए स्मॉल ए होने पर ये पीड़ित होगा। तो ये जितने भी पीड़ित हैं आप इन्हें ए स्मॉल ए, ये भी ए स्मॉल ए, ये जितने भी नॉर्मल है सब में रिसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए बच गए। ठीक है, यहाँ पर इनका रिसेसिव होना इनको बचा रहा है। और यहाँ पर अगर ये आपका देखिए विषम युग्मजी है फिर भी ये पीड़ित है। ठीक, तो बेटा आपको पेडिग्री चार्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ये पूछा जाएगा। यहाँ पे कि तो ये कम है आपका 12th के कोर्स में NCERT में थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और बहुत सिंपल है, मैंने आपको सारे इसमें बता दिए हैं। ये सब देखिए स्मॉल ए ए और ये स्मॉल ए, ठीक है, ये भी सब स्मॉल ए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ए ए ए ए ए ए स्मॉल। तो ये यहाँ पे मैंने बताया है, जहाँ पे भी डोमिनेंट की बात आएगी तो वहाँ पे दो स्थिति में व्यक्ति बीमार होगा, केवल एक ही स्थिति में वो बचा रहेगा। तो ये आपका एक डोमिनेंट ट्रेट्स है, और इसका उदाहरण है एक्स लिंक्ड आपका हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, यानी जो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाते हैं वो इससे संबंधित है। आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने वो एग्जाम्पल इसका बताया है। नेक्स्ट है आपका वाई लिंक ट्रेट। तो वाई लिंक ट्रेट यानी कि जो वाई गुणसूत्र पर होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूँगी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की। आप उसमें देखिएगा कि वाई कितना स्मॉल होता है। तो वाई में जो है ज़्यादा जीन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो वाई लिंक ट्रेट्स होंगे ये कभी डॉटर में नहीं जाएंगे, ये हमेशा फादर से सन में ही जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी, हाँ सॉरी, वाई गुणसूत्र में पाए जाते हैं, और इन्हें वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम होलैंड्रिक इंट्रेंस भी कहते हैं। अगर आपसे होलैंड्रिक इंट्रेंस पूछा जाए तो होलैंड्रिक इंट्रेंस क्या है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट की इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, अब मैंने क्या बोला, इसे होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसका उदाहरण है ऑरिकुलर हाई पर ट्राइकोसिस। इसमें क्या होता है, आपने बहुत से लोगों के मेल्स में देखा होगा कान के पिन्ने पर
बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाई ऑरिकुलर हाइपोट्राइकोसिस। और जिसके फादर में ये लक्षण आप देखते हो उसके सन में ये लक्षण जरूर जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने पढ़े थे मेंडेलियन विकार में, आनुवंशिक विकार में ये मेंडेलियन विकार हमने अभी तक पढ़े थे। ठीक है, मेंडेलियन विकार के बाद दूसरा जो विकार होता है वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपसे मेंडेलियन विकार पूछा जा सकता है, आपकी बुक में आप सभी ने बुक ले ली है तो उसमें चार्ट भी बना है, उसको भी आप देखिए, उसमें को याद करिए। इसको मैंने आपको बहुत बहुत डिटेल में ये पढ़ाया है, काफ़ी हम इस पर लेक्चर ले लिए हैं। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डाउन सिंड्रोम और आपका जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में जैसे मैंने आपको ये बुक से मैं बताती हूँ, इसमें मैंने आपको बताया है ये ट्राइजोमी का उदाहरण है। 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने से गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, इसका वर्णन सबसे पहले डाउन ने किया था, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम हम कह देते हैं। इसमें आप देखिए व्यक्ति का कद बहुत छोटा होता है, सिर गोल हो जाता है, इसकी जीभ जो है खांचदार हो जाती है और मुंह खुला रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो है एक कम विकसित ये मंदबुद्धि जो है व्यक्ति होता है। ठीक है, और ये आपका जो है 21वें क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र का होना यानी ऑटोसोम पर पाई जाने वाली ट्राइसोमी है। ठीक, ऐसे मैंने आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बताया था। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ये सेक्स क्रोम में पाई जाने वाली आपकी जो है ये सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, और इसमें जो है आप देखिए रोगी व्यक्ति में XXY गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, 46 के बजाय 47 इसमें गुणसूत्र हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र इसमें जुड़ जाता है। ठीक, तो ये भी एक ट्राइसोमी का उदाहरण है। तो ये दोनों आपके ट्राइसोमी के उदाहरण हैं। ये ऑटोसोम में पाई जाती है और ये एलोसोम में। ऑटोसोम एलोसोम आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति की कद काठी पुरुषों के समान होती है, और ये गायनेकोमैस्टिया प्रदर्शित करते हैं। देखो गायनेकोमैस्टिया मतलब ये महिलाओं की तरह दिखते हैं और लेकिन ये बांझ होते हैं। ठीक है, तो ये गायनेकोमैस्टिया प्रदर्शित करते हैं। ये पीड़ित व्यक्ति की कद काठी पुरुषों के समान होती है। तो गायनेकोमैस्टिया मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। ठीक, उसके अलावा एक सिंड्रोम और है आपके इसमें, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है आपका, ये जो है लिंग ये स्त्री होती है, पुरुष नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डाउन वाला स्त्री भी हो सकता है, और इस डाउन सिंड्रोम क्योंकि ऑटोसोम में है तो ये मेल को भी इफेक्ट कर सकता है और फीमेल को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लाइनफेल्टर में क्योंकि एक वाई आने से, वाई में मैंने आपको बताया SRY जीन होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो वाई जहाँ होगा वो पुरुष होगा। ठीक है, टर्नर में जो है ये स्त्री होगी, ये भी आपका लिंग गुणसूत्र में प्रभाव डालता है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो एक गुणसूत्र की यहाँ पे 45 गुणसूत्र होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह रोग एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये भी लिंग गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है, लिंग, इसीलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया स्त्री। क्यों, जहाँ पे भी केवल पुरुष या स्त्री बताया गया यानी वो लिंग गुणसूत्र पर है। तो ये भी इसके लिंग गुणसूत्र पे है, इसके एक एक्स गायब हो जाता है यहाँ से, 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको बिल्कुल याद करने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और उसके अलावा जो है अगर आपके पास बुक सबने ले ली है तो आप ये जो प्रोजेक्ट तथ्य इनको पढ़िए। मैंने आपको सारा ये चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, और कल से हम जो है हम अब नया चीज़ इसमें पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के लिए इतना ही। आप इसे करेंगे। यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।